हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सीजी मीन्स छत्तीसगढ़ सेट का एग्ज़ाम हुआ था और उसका मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। 2024 की मैं बात कर रहा हूं और इस पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आने वाले जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। इस एग्ज़ाम का लेवल देखोगे ना, आपका दिल गदगद कर जाएगा। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। द इंट्रामुरल प्रोग्राम क्रिएट्स इन स्टूडेंट्स द सेंस ऑफ, मीन्स हम बोल सकते हैं कि इंट्रामुरल जो कार्यक्रम होते हैं छात्रों में भावना पैदा करते हैं। तो जैसे हम बात करें किन किन चीज़ों को लेकर चलता है इंट्रामुरल, या हम बोल सकते हैं एक अपने आप में उसकी क्या क्रिएट्स करता है वो। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर ऑप्शन एक है हमारा सी, जिसको हम बोलते हैं कोहेसिवनेस, एकजुटता की बात करता है इंट्रामुरल। उसके बाद है मास पार्टिसिपेशन, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। तो ओवरऑल मिला के हमारे सी और डी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। हमें देखना होगा सी और डी ऑप्शन हमारा हो गया डी। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन वही कर सकते हैं जिन्होंने सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है और उसके साथ साथ नोट्स भी अच्छे बना रखे हैं। अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व भी नहीं कर सकते। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो फैक्ट वाला हो, वन लाइनर क्वेश्चन हो। अब देखते जाना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है क्योंकि ओलंपिक तो सब लोग पढ़ते ही हैं। ये थोड़ा सा इजी है। इन सीक्वेंस द ओलंपिक कलर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कलर ऑफ द इंटरलिंकिंग रिंग ऑन दी ओलंपिक फ्लैग। आपने देखा होगा एक ओलंपिक फ्लैग होता है हमारा इस तरीके से, और उस पर जो है इस तरह की रिंग देखी होगी, अभी जो पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं इस तरीके से। तो इस रिंग का जो सीक्वेंस होता है कलर का, मैं कलर के सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, कैसे ऑर्डर में होते हैं वो। तो सबसे पहले जो कलर आता है वो आता है आपका ब्लू। ब्लू मीन्स होता है नीला। उसके बाद आता है येलो, पीला। उसके बाद आता है ब्लैक, काला। उसके बाद आता है ग्रीन, हरा। उसके बाद आता है रेड, लाल। ये एक सीक्वेंस रहता है। और ये जो है आपके जो कलर हैं, ये सारे कलर जितने भी हैं, 5 जो कलर हैं, ये अपने आप में कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं मीन्स हम बोल सकते हैं महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम जब वनडे एग्ज़ाम है, इस पेपर को ज़रूर देख कर जाना, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा पेपर है ये। तो ओवरऑल मिला के ये क्वेश्चन पूछे गए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही ईजी है और बेसिक क्वेश्चन है। अभी देखते हैं लेवल क्या है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो मार्क दी 4 फैक्टर विच अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। हम बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले 4 कारण बताओ जो इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बता दूं, वो 4 ही कारण हैं जिससे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रभावित होती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जेनेटिक। इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं कि जेनेटिक जो चीज़ होती हैं वो बिल्कुल हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। जेनेटिक के साथ साथ हमारा यहाँ पर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये दोनों साथ में चलते हैं। जेनेटिक पे जो प्रभाव पड़ रहा है, जेनेटिक भी है और इन्वायरमेंट का भी है, ऐसे जो है वैज्ञानिकों ने बोला है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, मैंने हमेशा आपको बताया है कि इस दुनिया में सब कुछ संभव है अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है ना। मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट इज़ अ गॉड, एक बुक है, इसको पढ़ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक व्यक्ति को बनाने के लिए एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, मीन्स अच्छा कंटेंट मिल जाए, अच्छे गाइडेंस मिल जाए, मेंटरशिप मिल जाए, तो सब कुछ ईजी हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद है न्यूट्रिशनल फैक्टर। आपको पता है, अगर हेल्थ इज़ वेल्थ, आपने नाम सुना होगा कि अगर जिसका शरीर स्वस्थ है वही आदमी अच्छा कर सकता है, वही एक अपने में पैसा कमा सकता है। अगर शरीर ही खराब है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हेल्थ को सही करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आप जानते हैं न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। और जब अच्छी डाइट लोगे तो आपका शरीर भी सही रहेगा, फिजिक भी सही रहेगी। तो ये न्यूट्रिशन फैक्टर होगा। उसके बाद है आपका स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये 4 ऑप्शन हो गया हमारा। तो सबसे पहले पहला
तीसरा किस में ऑप्शन देखना है, फर्स्ट एंड थर्ड, और उसके बाद फिफ्थ एंड सेवन। हमारे 4 ऑप्शन हैं और 4 ही फैक्टर हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना और इसके बारे में पढ़ लेना। इसके बारे में साइकोलॉजी में जाके अच्छी तरीके से पढ़ लेना, यहाँ से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नेशनल कोचिंग स्कीम फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ दी। राष्ट्रीय कोचिंग योजना किसके नियंत्रण में कार्य करती हैं? आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर डिफरेंट जो है हम बोल सकते हैं एक अपना में ऑर्गेनाइजेशन है जो खेल को बढ़ावा दे रही है, कोई कोचिंग को बढ़ावा दे रही है, कोई डेवलपमेंट पे काम कर रही है। तो हर एक अपनी बॉडी का हम बोल सकते हैं, हर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया नेशनल कोचिंग। कोचिंग मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारे कोचेज जो होते हैं, तो वो है हमारा NSNIS, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि 1961 पटियाला में इस्टेब्लिश हुई थी। ये फिक्स क्वेश्चन है, याद रखना, और सबको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 क्वेश्चन। 4 के बाद हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 पोजीशन विनर ऑफ रियो ओलंपिक 2016 इन बैडमिंटन वीमेन सिंगल इवेंट्स। तो 2016 के ओलंपिक हुए, अब तो आपको पता है हम 24 में आ चुके हैं पेरिस ओलंपिक की तरफ। तो उसके जो नए कलेक्शन आएंगे क्वेश्चन के, उनको हम कलेक्ट करेंगे। तो 2016 में आप सब लोगों ने देखा था हमारी पीवी सिंधु ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो पहले नंबर पर अगर हम बात करें, कैरोलिना मैरिन नाम की व्यक्ति थी जो कि स्पेन की बैडमिंटन प्लेयर थी। तो पहला देख लो भाई, पहला आपको पता है, ठीक है। तो ए देखो किस में, ए इसमें, ए इसमें, ए इसमें, तो इन दोनों में, तो इसको डिलीट कर दो, तो ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। अब हमारी एक और पार्ट है कि इसके बाद जो है कौन था, पीवी सिंधु थी। तो भाई पीवी सिंधु लगा दो लो। तो ए के बाद सी देखो किस में, ए के बाद सी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। अगर आपको 2 पता है ना तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सही कर देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 के बाद हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेज द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है और उस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को हमें कोरिलेट करना है, जोड़ना है। इस बात को आप जानते हैं, यूजीसी जो होती है, यूजीसी होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक अपने में हायर एजुकेशन का प्रोग्राम चलाती है। तो चलो देखते, देखो ऑप्शन हमारा मिलेगा 4। यूजीसी का हमने यहाँ पर 4 कर दिया, ऑप्शन हमारा 4 हो गया, यूजीसी 4। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पहले हम ऑप्शन भी देखने होंगे ना, पहले देख लो। पहले ही अगर मिल गया किसी में तो सोच लो काम हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो फिर हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। यस, देखो पहले ऑप्शन से हमें क्लियर हो गया कि ए का 4 और किसी में है ही नहीं है। तो ए का 4 किसी में है ही नहीं है, तो इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, इसको और इस पे कर दो यस। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है यूजीसी, वो एक अपने आप में हायर एजुकेशन प्रोग्राम चलाता है। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं IOA, ये क्या चलाता है, ये एक अपने आप में एमेच्योर स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी है। उसके बाद है आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आप जानते हैं इंडिया की सबसे हम बोल सकते हैं, हम ऐसी बोल स्टैट्यूटरी बॉडी है जो खेल को बढ़ावा देती है, स्पोर्ट्स विंग को बढ़ावा देती है। तो सी का हो गया हमारा 3rd, स्पोर्ट डेवलपमेंट। यस, स्पोर्ट, सी का 3rd हो गया, स्पोर्ट डेवलपमेंट। अब उसके बाद बचा हमारा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, डी का हो गया हमारा 1, डी का हो गया हमारा 1, स्पोर्ट कोऑर्डिनेशन। खत्म। अब आप ऐसे क्वेश्चनों को कर लोगे अगर आपको इनमें से 2 पता है तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिक्रिएशन मार्क द मोस्ट एस्टेब्लिश्ड टाइप ऑफ रिक्रिएशन।
तो मोस्ट इस्टेब्लिश टाइप ऑफ रिक्रिएशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए फैमिली रिक्रिएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन है थोड़े से ब्लर दिख रहे हो, क्योंकि हमारे पास जिसने भी ये पेपर जो सेंड किया है उसको थोड़ा सा आइडिया नहीं था कि पेपर को कैसे शेयर किया जाता है, तो पीडीएफ बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। NIS जो है नोडल एजेंसी इन द कंट्री टू लुक आफ्टर स्पोर्ट्स प्रमोशन। बिल्कुल जो हमारी NIS है बिल्कुल है, जो कि एजेंसी है जो कि हमारे स्पोर्ट प्रमोशन में एक अपने आप में काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आर को पढ़ते हैं। द प्राइमरी जॉब ऑफ NISNS प्रोड्यूस अ कोचेज ऑफ हाई कैलिबर। बिल्कुल ये भी सही बात है, मतलब अगर हम इनमें सबसे ज़्यादा अगर सही बात माने तो ये एक अपने आप में कि जो NIS है कोच प्रोड्यूस करती है, कोच तैयार करती है, तो हमारे ऑप्शन इसमें जो ए भी होना चाहिए, आर भी होना चाहिए। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सर्जन ए, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो अरेंज द सोशल इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्डिंग फॉर सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। समाजीकरण करने वाले सामाजिक संस्थाओं को क्रम में लगाइए। इसको एक सीरीज में लगाना है, चलो लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका फैमिली है, बिल्कुल सोशलाइजेशन की बात करती है। स्पोर्ट्स जो बॉडी है वो भी बात करती है, जो स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी होती है वो भी सोशलाइजेशन की बात करती है, पहला। दूसरा कम्युनिटी सामुदायिक हिस्सा है, बिल्कुल। और उसके बाद थर्ड के बाद हमारा हो जाएगा स्कूल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, प्ले ग्राउंड नहीं, ये सोशेबिलिटी को इंडिकेट नहीं करते हैं, दोनों के दोनों ये नहीं करते हैं। बाकी इनसे आपको सोशलाइजेशन, सोशेबिलिटी, सामाजिकता ये आपको सीखने को मिलेगी और इनके अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 के बाद 10 क्वेश्चन है। नेम द इंडियन सेलिब्रिटी हु प्रिपेयर प्रोजेक्ट फॉर स्पोर्ट कोचिंग प्रोग्राम इन द कंट्री। उस भारतीय सेलिब्रिटी का नाम बताएं जिसने खेल प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव तैयार किया था, खेल हेतु। तो खेल के लिए सबसे ज़्यादा अगर काम किया स्टार्टिंग में तो राजकुमारी अमृत कौर, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। शुरुआत की हम बात करें स्पोर्ट्स कोचिंग प्रोग्राम इन द कंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन्होंने भी, गुरुदत्त सोंधी जो है इन्होंने भी काम किया, बट इन्होंने जो है जब हमारे हम बोल सकते हैं सेकंड एशियन गेम्स की शुरुआत होती है इंडिया में, तब इन्होंने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। नेक्स्ट एशियन गेम्स की हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। बायोकेमिकल चेंज ड्यू टू ट्रेनिंग इज एज फॉलो। कि प्रशिक्षण से निम्न जैव रासायनिक बदलाव आते हैं। जब भी आप ट्रेनिंग करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो इंक्रीज मायोग्लोबिन कंटेंट इंक्रीज होता है, बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मायोग्लोबिन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है एग्जाम में। मायोग्लोबिन की मैं बात करूँ, मायो एंड ग्लोबिन। मायो मतलब होता है मसल और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। ये वो प्रोटीन है जो मांसपेशियों में पाई जाती है, मायोग्लोबिन प्रोटीन। ऐसे भी क्वेश्चन बना है और ऐसे भी क्वेश्चन बना है। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा। इंक्रीज ऑक्सीडेटिव ऑफ फैट, बिल्कुल ये भी ऑप्शन हमारा सही है। डिक्रीज ऑक्सीडेटिव फैट बिल्कुल गलत है। डिक्रीज साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, जब भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ वो इंक्रीज होती है, याद रखना इस बात को। आपने देखा ना, जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी धीरे धीरे अडेप्टेशन होती चली जाती है, और अडेप्टेशन होती है तो हम जो काम पहले थकान की स्थिति में कर रहे थे तो वो धीरे धीरे हमारी थकान भी कम होती चली जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता चला जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा।
12 क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ लगेगा आपको बट बहुत ईजी है। मैच करना है, एक दूसरे को जोड़ना है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक अपने आप में डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी है। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो होगा वो एस्ट्रोजन हार्मोन आपकी बॉडी से डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर हम यहाँ पर कर सकते हैं 4। आपकी बॉडी से एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन किस में होते हैं पहले ये भी पता होना चाहिए, वो तभी कर पाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं, ये वो हार्मोन है जो हमारे फीमेल में देखने को मिलते हैं। इन्हीं को बोलते हैं सेक्स हार्मोन। अगर ये आपकी बॉडी में डिक्रीज हो रहे हैं तो 99% आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। और जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो आपकी जो बोन है, जो आपकी हड्डी है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, इस एरो का मतलब है कम, डिक्रीज होने लग जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है। तो हड्डियाँ बहुत ही इजीली तरीके से टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, और उनको जुड़ने में बोलते हैं बुढ़ापे में हड्डियाँ लेट से जुड़ा करती हैं। आपने थॉट्स भी सुना होगा, डायलॉग भी सुना होगा। तो ये हो गया हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, 4 एस्ट्रोजन हार्मोन। चलो ठीक है। उसके बाद हमारा अब ये देखो ए का 4 किस में है, ए का 4 किस ऑप्शन में है। तो देखो मुझे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ए का 4 हमारा इसमें मिल रहा है, इसमें ए का 4, ए का हमारा क्या हो गया 4 हो गया। अब आपने ये पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में, नर्वोजिया नर्वोजा क्या होता है और बुलिमिया नर्वोजा क्या होता है। ये एक डिसऑर्डर होते हैं जो हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी का जो डाइजेस्ट सिस्टम है या हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। इन दोनों को छोड़ो, पहले देखो ऑस्टियोपोरोसिस ए का 4 ले लिया। अब ये देखो आप एबनोरिया का आपने नाम सुना होगा, ये क्या होता है? एबनोरिया जो होता है ये एक अपने आप में एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें जो है आपके उतार चढ़ाव की जो प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिलती है। तो तीसरे का आप डी देखो, तीसरे का डी देखो, ये हो गया हमारा ऑप्शन। तो आपको एक पता है, चलो ठीक है इसमें तो 4 मिलेगा। अगर ये नहीं होता तब कैसे करते इस क्वेश्चन को, तब आपको डिफिकल्टी हो जाती है। तो बी का हो गया बुलिमिया नर्वोजा की हम बात करें 1 हो गया, जो कि 1 हो गया। और क्या बोलते हैं और ए की हम बात करें, नर्वोजा की हम बात करें तो बी का आपका हो जाएगा 1 हो गया। सी का दूसरा ऑप्शन हमारा हो गया डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा जो आपको एंट्रेंस एग्जाम मिलेगा। ये ऑस्टियोपोरोसिस जब होता है ना तो 99% जब मेनोपॉज हो जाता है ना, मेनोपॉज मीन्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको आप कॉमन भाषा में बोलते हैं पीरियड, वो जब स्टॉप हो जाते हैं तब भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाएगी, याद रखना। क्योंकि मेनोपॉज होगा, जो हार्मोन्स होते हैं वही हमारी बॉडी की डेंसिटी में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं वो, और जब वो हार्मोन्स बनना ही बंद हो गए तो फिर हड्डियाँ कमज़ोर होती चली जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन बिल्कुल, स्पोर्ट ड्रिंक containing 6 to 8 gram of carbohydrates, 100 ml fluids help in performance of endurance athletes। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 6 से 8 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर का जो द्रव्य होता है, क्या वो एंडोरेंस एथलीट के प्रदर्शन में सहायता करता है, हेल्प करता है? बिल्कुल हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट की कोई भी चीज़ ले लो, आपको एनर्जी मिलेगी, और जल्दी लेना है तो सिंपल लो। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है, बिल्कुल। स्पोर्ट ड्रिंक्स मीट्स एनर्जी फ्लूइड्स रिक्वायरमेंट ऑफ एंडोरेंस एथलीट्स। बिल्कुल, स्पोर्ट ड्रिंक जो होती है खिलाड़ी के लिए एक द्रव्य एवं ऊर्जा वाली चीज़ों को हम मतलब रिक्वायरमेंट होती है कि जल्दी से जल्दी पच जाए और जल्दी से जल्दी हमें एक एनर्जी मिल जाए और हम जल्दी से जल्दी अपने कार्य को कंप्लीट कर लें। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन आउट द वाई रेस्पिरेशन सिस्टम इज वन ब्रीथ इज कॉल्ड। थोड़ा सा हम बोल सकते हैं डेफिनेशन थोड़ी सी ट्विस्ट कर दी है, कुछ नहीं है। हवा की मात्रा जो एक श्वास में
श्वसन तंत्र द्वारा अंदर बाहर की जाने वाली उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर इज टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। यहाँ पर जो है 14 के बाद 15 क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ बाद में भी हमारे पास आई थी, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम बात करें तो उसमें कम थे। नेक्स्ट, बीटा ब्लॉकर्स आप सब लोग जानते हैं, एक अपने आप में ड्रग की श्रेणी में आने वाला एक प्रोडक्ट है। तो बीटा ब्लॉकर जो होता है कौन से खिलाड़ी लेते हैं ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना जिन लोगों को पता है कि बीटा ब्लॉकर्स कौन से खिलाड़ी लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स स्पेशल हम बोल सकते हैं उन गेमों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर 2025 के लिए अगर आप तैयारी में लग गए, या हम बोल सकते हैं जो भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं या वनडे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो जवाब देंगे। तो बीटा ब्लॉकर जो होता है इसके हम फंक्शन की बात करें तो इंक्रीज इन हार्ट रेट, बिल्कुल इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। शीतलता लाता है, तो ऑप्शन गलत हो गया पहला। हेल्प इन बाउंड सीलिंग, घावों को भरने में सहायता करता है ना, बिल्कुल। प्रमोट ग्रोथ, बिल्कुल नहीं, ग्रोथ तो इससे चली जाती है कोमा में। ऑप्शन बचा हमारा बी, तो ये वही है ऑप्शन बी, रिड्यूज एंजाइटी, आपकी चिंता को कम कर देता है। बीटा ब्लॉकर्स घबराहट को कम कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम बोल सकते हैं एक अपने में चैलेंज वाला है। 16 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। 16 क्वेश्चन एक अपने आप में चैलेंज वाला क्वेश्चन है। हम 16 की तरफ बिल्कुल पहले हम देखते हैं हम उधर क्वेश्चन कितने पर चल रहे थे। यस, 15 के बाद हमने 16 क्वेश्चन पाएंगे, बिल्कुल राइट। यस, तो देखो ये जो है इन्होंने बोला है कि एक्सरसाइजिंग इन हीट कैन लीड टू द इलनेस, काइंडली अरेंज द सीक्वेंस फ्रॉम द मेल टू सर। एक सीरीज में लगाना सबसे खतरनाक कौन सी है, सबसे इजी कौन सी, एक सीरीज में लगाना, बढ़ते क्रम में मतलब लगाना है आपको। तो याद रखना इसमें जो है हम बात करें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होती है, जो डेंजर होती है, पहले उसको पकड़ो। अगर आपको वो डेंजर वाला आपको पता है तो 100% आप उसको कर दोगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर हीट स्ट्रोक, ये हमने पकड़ लिया ऑप्शन ए में, मतलब ऑप्शन सी में। अब इसमें भी है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, दोनों ऑप्शन में अब इन दोनों फाइट है। तो हमारा जो डी होता है हीट क्रैम्प्स होते हैं, पहले हीट क्रैम्प्स होंगे, उसके बाद आएंगे हीट सिनकोप, फिर सी हीट एग्जीक्यूशन, और फिर उसके बाद आएगा हीट स्ट्रोक। चलो भाई खत्म, हीट स्ट्रोक आ गया तो खत्म, याद रखना काम तमाम। और इस क्वेश्चन को सारे लोग नोट कर लेना, ये मैंने 2-3 एग्जाम में देख लिया। अब इसको लोग याद नहीं कर पाते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को रटना पड़ता है। मतलब इसको अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, आप पूरा अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाए तो इसको रट लो, एक सीरीज में कैसे लगाते हैं, ये आपको 100% मिलेगा। और ये क्वेश्चन नेट से उठाया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। देख सकते हैं आप 2018-19 के नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। 16 के बाद हम 17 क्वेश्चन में बात करेंगे। एनाबॉलिक स्टेरॉइड इज सिमिलर टू ह्यूमन हार्मोन। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आजकल सब ले रहे हैं, सर बॉडी नहीं बन रही, लो भाई एनाबॉलिक स्टेरॉइड लगा दो, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगा दो, ना जाने कौन कौन से इंजेक्शन लगवाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ड्रग की श्रेणी में आने वाली हैं, शरीर को नुकसान करने वाली श्रेणी में आती है, तो इनसे आपको दूर रहना है। एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड है वो एक अपने आप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का हम बोल सकते हैं पार्ट है, हिस्सा है, भागीदारी है, उसके समान दिखने वाला प्रोडक्ट है, मेडिसिन है, दवाई है, कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड को लड़के लेते हैं तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, और उसके पीछे के डिसएडवांटेज सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। इसको लड़कियां भी लेती हैं। लड़कियां अगर इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड को लेती हैं, जैसे मैं बात करूं पावर लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टर हैं, एथलीट्स हैं, जो ऐसे गेम है ना भारी भरकम वाले, ये वो लोग लेते हैं। तो गर्ल्स अगर लेती हैं तो उनको सबसे बड़ी समस्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वॉइस चेंज हो जाती है, चाल डाल लड़कों जैसी हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इनका सेवन आपको नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, टेस्टोस्टेरोन जो ये आखिर में क्या है, इसको हम बोलते हैं मेल हार्मोन, इसको हम बोलते हैं मेल हार्मोन।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा, हाँ हम 17 के बाद 18 क्वेश्चन पे चलेंगे। 18 क्वेश्चन, यस 18 क्वेश्चन पर आ गए हम। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन केस ऑफ हाई एल्टीट्यूड एज पर सिवियरिटी, मीन्स अधिक ऊंचाई के संदर्भ में क्रम से लिखें और तीव्रता के अनुसार। चलो भाई वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, डिस्क जब भी आप हाई एल्टीट्यूड को समझते हैं पहले, उसके बाद हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो दो हम बोल सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड की शुरुआत तब से हो जाती है 700 मीटर से। 700 मीटर से जब हम एबव जाते हैं, 700 मीटर का मतलब होता है 700 मीटर की जितने भी पहाड़ हैं उनको पहाड़ बोलते हैं। 700 मीटर से ऊपर एक भी निकल गया, 1 मीटर भी, तो चोटी में आ जाते हैं। और जब भी हम चोटी पर जाते हैं, पीक पर जाते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देना 1 मीटर इज इक्वल टू, आपको पता है 1 मीटर में 3.25 फुट की समथिंग होती है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 के ऊपर पहुंच जाएगी गाड़ी। तो हाई एल्टीट्यूड बोलते हैं। हाई एल्टीट्यूड की हम बात करें तो सबसे पहले होता है डिस्कम्फर्ट। चलो भाई लो डिस्कम्फर्ट, आपको बिल्कुल डिस्कम्फर्ट के बाद हम यहाँ पर बात करें, फिर होगा आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस, बिल्कुल चलो ठीक है। सी बी किस किस में, इसी में, तो ऑप्शन हमारा हो गया क्या बोलते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद लगाओ डी, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, मतलब आपका जो पल्मोनरी हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो एक अपने आप में एक अलग ही टाइप का रिएक्शन करता है। फिर उसके बाद हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा हो जाता है। लो भाई, और इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसके बारे में पढ़ लो और इसके बारे में पढ़ लो। अगर बुक में तो आपको स्पोर्ट ट्रेनिंग में बात करें तो इसको पढ़ने में दिक्कत होगी, आप सर्च नहीं कर पाएंगे। इसको गूगल पे जाकर सर्च कर लो, इसके जितने भी क्वेश्चन सब निकाल लो, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा बड़े लेवल में, सेट रेट नेट इस टाइप के एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखना। नेक्स्ट मैं 19 क्वेश्चन की बात करता हूँ। 19 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नॉट ट्रू अबाउट फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल नॉट ट्रू मतलब, फ्री रेडिकल मतलब निम्नलिखित में से संबंध नहीं रखते। चलो भाई बिल्कुल नहीं रखते। डैमेज सेल, रेडिकल डैमेज सेल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बहुत बढ़िया। रिड्यूस एनर्जी प्रोडक्शन, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। डिक्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट, बिल्कुल। इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स से यहाँ पर कोई इसका लेना देना नहीं है, याद रखना है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं एक अपने आप में आपकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस में अपनी भूमिका निभाते हैं, रोल निभाते हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंथ, हमारी जो वीडियो लेंथी हो सकती है क्योंकि पेपर भी लेंथी है। सिंपैथेटिक जो है एक अपने आप में नर्व होती है, जो कि एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, अगर आपने नर्वस सिस्टम को अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा तो। सिंपैथेटिक नर्व जो हम सिंपैथेटिक बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज कॉज, ये व्यायाम के दौरान सिंपैथेटिक प्रभाव से क्या देखने को मिलता है। तो याद रखना, अगर सिंपैथेटिक के बारे में आपको एक भी चीज़ अगर आपको पता है तो आप इसको पहचान लोगे। देखो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, रिलीज ऑफ कैटेलेमेनिस, बिल्कुल ऑप्शन ए, बिल्कुल। उसके बाद हम बात करें इंक्रीज ब्लड फ्लो इन मसल, बिल्कुल, क्योंकि सिंपैथेटिक, देखो अगर आप ये भी नहीं कर पाते, ये भी नहीं पता है, तो आप ऐसे पहचान सकते थे, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू मसल, इसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, चिंता, ब्लड प्रेशर सब कुछ बढ़ा है, फाइट एंड फ्लाइट्स। और जब भी फाइट एंड फ्लाइट्स होगा तो इंक्रीज ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, तो ये भी सही है। हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। डिक्रीज हार्ट रेट, बिल्कुल नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ए बी देखो किसमें, ए बी और डी, उसके बाद है टाइकार्डिया, ये हमारे जो है ऑप्शन तीनों हो जाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ एक क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था कि ये टाइकार्डिया क्या होता है, इसका जवाब आप देंगे और ये आपके
अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है और हो सकता है आने वाले एग्जाम में मिले। क्वेश्चन सब रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। रैंक द फॉलोइंग बॉडी सेगमेंट इन ऑर्डर ऑफ मोस्ट टू लीस्ट मास। एक सीरीज में लगाना है इसको। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर होल ट्रंक, बिल्कुल। थोरेसिक्स, बिल्कुल। उसके बाद थाई एंड हेड। ए बी सी डी ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैच करना है आपको, इसको मैच करना। एक पता है तो इसका मतलब काम खत्म, और एक नहीं पता है तो फिर इसमें लगे रहो। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल, पहले हम देखते हैं अपना एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन की मैं बात करूं यहाँ पर, एवरेज एक्सेलरेशन की, तो बिल्कुल यहाँ पर एवरेज सी का हमारा हो गया 4। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलो भाई सी का हमने 4 कर लिया, सी का 4। और किस किस ऑप्शन में मुझे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सी का 4 हमारा किसी में नहीं है। ऑप्शन हमारा हो गया ए, ऑप्शन हमारा हो गया ए। चलो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद है हमारा 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, बट इसको इजी कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 23, एन इमेजिनरी प्लेन फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब ऐसे साइड टू साइड, एंटीरियर पोस्टीरियर, आमने सामने। उसके बाद है आपका डिवाइडिंग द बॉडी, पूरी बॉडी को 20 से डिवाइड कर दो, अपर एंड लोअर। और ये सारे मूवमेंट किसके अंदर आते हैं? देखो याद रखना, जितने भी रोटेटरी मूवमेंट होते हैं, जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर मैं अपने शोल्डर को अगर मैं घुमाऊँगा, ऐसे में घुमाऊँगा, तो आपको पता है इस शोल्डर जो मूवमेंट होता है ये एक अपने आप में सर्कमडक्शन मूवमेंट बोला जाता है। इसमें शोल्डर फ्लेक्शन भी होता है, शोल्डर एक्सटेंशन भी होता है, अडक्शन भी होता है, अबडक्शन भी होता है, और घुमा भी रहे हो। घुमाने की प्रक्रिया को उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड दे दिया, सर्कमडक्शन दे दिया। तो इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं, जो सारे प्लेन में मूवमेंट हो जाते हैं तो वो एक अपने आप में हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। हर एक प्लेन की अपनी विशेषता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर प्लेन बोलते हैं। तो बी और डी, और देख लो बी और डी, बी और डी, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना तगड़ा क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, 23 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन है, द लेफ्ट फोर्स आर ऑल्सो जनरेटेड बाय स्पिनिंग द बॉल, द इफेक्ट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन एमपीएड के, बीएचयू के एग्जाम में, डीयू के एग्जाम में, एलआईपी के एग्जाम में, DSSB के एग्जाम में, केवीएस के एग्जाम में, रेड नेट के एग्जाम में सब में पूछा गया है। इसको हम बोलते हैं मैग्नस फोर्स, ऑप्शन ए। मैग्नस फोर्स क्या होता है? आपने देखा हो, सोलिन सॉकर मूवी देखी होगी, वो एक लड़की जो टकली होती थी, वो फुटबॉल में लात मारती थी, वो बॉल जो है घूमते हुए ग्राउंड को चीरते हुए चली जाती थी, आपने देखा होगा। तो जो मैग्नस फोर्स में जब भी हम बॉल में अटैकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, फेंकते हैं, तो आपने देखा होगा बॉल जो है हमारी जो जाती है और एयर रेजिस्टेंस को फाड़ते हुए चली जाती है, एक अपने आप में एक अलग शेप बनाती है, उसको बोलते हैं मैग्नस फोर्स, मैग्नस इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यहाँ पर हमें असर्शन वो वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला, कोई बात नहीं है।
चलो भाई, द ऑप्टिमल रिलीज एंगल फॉर शॉर्ट पट पुटिंग शुड बी लेस देन 45 डिग्री एंगल। इन्होंने बोला है कि अगर हम जो है बोल सकते हैं कि शॉर्ट पट के लिए रिलीज करने के लिए 45 से कम होना चाहिए। देखो, कोई भी शॉर्ट पट फेंकने वाला एंगल वाली चीज़ होती है, एकदम एक्यूरेट वही एंगल नहीं बना सकती। डायनेमिक जो चीज़ें होती हैं उसमें 19-20 हो जाता है, कभी 44 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बट इन्होंने डिक्रीज से बोला है कि उन्होंने बोला शॉर्ट मतलब हाई रिलीज के लिए ना, बिल्कुल नहीं, कम नहीं, इतना एवरेज चल जाएगा। बट दी हाइट ऑफ रिलीज, अगर अधिक हाइट पे आप रिलीज करते हैं, लोअर दी प्रोजेक्टल एंगल, एंगल बिल्कुल कम बनेगा प्रोजेक्टल का, बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन कौन सा है, 25 असर्जन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, बिल्कुल यहाँ पर हमारा ए हो गया गलत, आर सही हो गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑप्शन हो गया, चलो ऑप्शन हो गया हमारा डी, चलो ए हमारा गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हमारा 26 क्वेश्चन है, बिल्कुल 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन है आपका, गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट वन ले, मतलब एक असर्जन रीजन वाला पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। टू और मोर फोर्स whose line of action intersect at a single point concurrent force, मतलब दो से अधिक फोर्स एक जगह पर आके मिलते हैं, उसको क्या समवर्ती बल बोलते हैं। चलो ठीक है, पहचानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपका कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जहाँ आपका जैसे हॉरिजॉन्टल बार पकड़ लिया, वहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स रिजल्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट टच ईच अदर, सेलेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हैं, बिल्कुल। ये जो जब दो वस्तुएं एक दूसरे को छूती है तो संपर्क बल उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ए एंड रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए आर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। यहाँ पर बोल रखा है कि ए एंड आर इज ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए असर्जन, तो यहाँ पर पहला वाला मतलब ऑप्शन बी हो गया। चलो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कि जब आप एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर हो जाते हैं वर्टेब्रा कॉलम में, तो एक डिफॉर्मिटी जो होती है, आगे जब झुक गए, आगे आप झुक जा रहे हैं, कर्वेचर बन जा रहा है आपकी पीठ में, तो उसको हम बोलते हैं काइपोसिस डिफॉर्मिटीज। चलो भाई, जो कि सर्वाइकल डिफॉर्मिटीज़ को सबसे मतलब सर्वाइकल को पोर्शन को डैमेज करने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर इज सेकंड क्लास लीवर। पुशअप जब हम करते हैं तो सेकंड क्लास लीवर हमारा लगता है। लीवर दीज आर 3 टाइप्स, आप सब लोगों ने पढ़ रखा हुआ। अगर इसके मैकेनिज्म को अभी तक नहीं समझ पाए तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। व्हेन एन एक्सिस रन इन साइड टू साइड डायरेक्शन रिलेटेड टू द बॉडी कॉल्ड, जब साइड टू साइड एक्सिस की बात कर रहा है, साइड टू साइड मूवमेंट होते हैं जैसे एडक्शन अबडक्शन, तो ये फ्रंटल प्लेन में होते हैं। और फ्रंटल प्लेन की अगर मैं एक्सिस बात करूं तो साइटल एक्सिस हो जाती है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन नंबर 30। क्वालिटेटिवली डिस्क्राइबिंग द काइनेमेटिक्स ऑफ अ सॉकर किक इन्वॉल्व द फॉलोइंग मूवमेंट्स। जब हम फुटबॉल में हम बात करें किक मूवमेंट्स करते हैं तो हमारे मूवमेंट कौन कौन सबसे पहले देखने को मिलते हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा हिप फ्लेक्शन, नी एक्सटेंशन। ए बी ऑप्शन में दिख रहा है कि ए बी बिल्कुल सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन पे, एक एरर मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा, इसको आप एनालाइज करना। ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम यहाँ पे जो है किक को डिफाइन नहीं कर रखा है कि कौन सी इन स्टेप, फुल स्टेप, हाई, लो, जो भी है, बहुत सारी फुटबॉल में किक होती है। तो उस किक को जब एनालाइज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अलग मूवमेंट होते हैं। हर किक के अपने अलग अलग मूवमेंट है, हर किसी की अपनी अपनी अलग स्टाइल है, पोजीशन है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ये एरर है। अगर साफ साफ क्लियर करके बोलता तो इजीली तरीके से आप भी पहचान लेते। 31st क्वेश्चन, ये मैंने आपको 2018 का पेपर भी सॉल्व करवाया था, छत्तीसगढ़ सेट का 2 पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, आज हुआ क्वेश्चन है कि रोसेट और टेट टेस्ट जो है किससे संबंध है, TAT जिसको हम बोलते हैं। ये जो है एक अपने में प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बोलेंगे प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है, तो आप जुड़ सकते हैं, पूरा डिटेल में बता दूंगा प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, साइकोमोटर टेस्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। 30 बनता 32 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज व्हेन द इन्फेंट प्ले विद द वॉट एवर दे कम अक्रॉस द फील प्लीजर। आप जब अपने आप को खुश महसूस फील करते हैं तो हम बोल सकते हैं जब शिशु को सहयोग से प्राप्त खिलौने से खेलने में आनंद आता है तो इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले जो बच्चा जब पैदा होता है तो 0 से 3 ईयर की मैं पूरी घटना बता रहा हूँ आपको। बोले 0 का तो मतलब जब वो 2 से 1.5-6 महीने के साल में आता है तो वो क्या करता है सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या करेगा वो जो है एक अपने आप में किसी वस्तु को होल्ड करना सीखेगा। वो जैसे कोई बॉल पड़ी हुई है उसको दे देंगे तो पहले पकड़ना सीखता है। पकड़ना सीखने के बाद फिर वो किसी में हिट करने का प्रयास करता है। कोई वस्तु को हिट, मतलब हम किसी को हिट तभी कर सकते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को पकड़ लें। होल्ड के बाद हिटिंग। तो हमारा तीसरा चौथा बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारा आता है होल्ड, हीटिंग, उसके बाद आएगा थ्रो, उसको थ्रो करना सीखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा किक। तो ऑप्शन हमारा हो गया डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन मैंने रेड नेट में देखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। ट्रेट एंजाइटी इज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ। जो ट्रेट एंजाइटी जो होती है, एंजाइटी दीज आर 2 टाइप्स। एक स्ट्रेट एंजाइटी होती है, एक ट्रेट एंजाइटी होती है। तो ट्रेट एंजाइटी की मैं बात करूं, ये एक अपने आप में किसका हिस्सा है, पर्सनैलिटी। बिल्कुल ये पर्सनैलिटी का हिस्सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं लर्निंग का, पर्सनल ट्रेट एंजाइटी नो, कंसंट्रेशन नो। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 34 क्वेश्चन है हमारा। मेज द फॉलोइंग प्ले थ्योरी प्रोपोंडर। मतलब कौन कौन सी थ्योरी किसने दे रखी है। तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा, बहुत बार आती है। ये पता नहीं इस क्वेश्चन को क्यों डाल देते हैं वो बार बार पे, हर एग्जाम में ये मिल जाएगा। सरप्लस एनर्जी थ्योरी की हम बात करें तो एक ही ढूंढ लो, अगर एक पता है आपको तो आप कर लोगे। तो पहले का हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, शिलर नाम के व्यक्ति ने दी थी। तो ए का डी देखो, पहले ए का डी इसी ऑप्शन में, तो लो यही लगा दो, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरे का एंटीसिपेटरी थ्योरी किसने दी, ए। तो जो है कार्ल गुड्स। रेक्यूपुलेशन ये थ्योरी किसने दी आपकी, ये हो गया बी, मतलब तीसरा बी। और उसके बाद इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी किसने दी, ये हो गया आपका सी, मतलब 4। तो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, छोड़ दो इसको, पूरा सॉल्व करने की जरूरत। जब आपको एक मिल जाए ना तो पूरी जान नहीं लगानी वहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी रेड नेट से उठा हुआ क्वेश्चन, हालांकि इजी क्वेश्चन है। विच इज नॉट बिहेवियर इन्वेस्टिगेशन मेथड। निम्नलिखित में से व्यवहार को हम बोल सकते हैं अपने आप में समझने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं है। तो देखो ऑब्जर्व से आप बिहेवियर को समझ सकते हैं।
ऑब्जर्वेशन। इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड होता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो होता है, इससे भी आप कर सकते हैं। इंट्रैक्शन जो मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं। बट एक्सपेरिमेंटल मेथड की मैं बात करूं, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल जो मेथड होता है ये जो है टू मोर देन हम बात करें तो बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ में हम बोल सकते हैं इस अप्लाई करते हैं यहाँ पर। और जो एक्सपेरिमेंट जो होता है ये एक अपने आप में क्वांटिटेटिव चीज़ों को अप्लाई करते हैं। और बिहेवियर जो क्वांटिटेटिव चीज़ नहीं होती है, किसी के व्यवहार को पहचानने के लिए हम जो है क्वांटिटेटिव चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पर क्वालिटेटिव का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? क्वालिटेटिव जो रिसर्च है, मेथड है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बिहेवियर की पहचान कर रहे हैं, किसी क्वालिटी की पहचान कर रहे हैं, ना कि क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो याद रखना। तो ऐसे भी कर सकते थे आप, अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा हो तो। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। चलो भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बाद है 36। टेस्ट यूज फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए, व्यक्तित्व मापन के लिए प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। 5 बिग थ्योरी है जो कि पर्सनैलिटी में अपनी भूमिका निभाती है, रोल करती है। बहुत बढ़िया। 16 क्वेश्चन आर फैक्टर PF जिसको हम बोलते हैं कैटल, बिल्कुल ये भी है। चलो भाई, ऑप्शन ए भी है, बी भी है। और PN की मैं बात करूं, ये एक मॉडल है पर्सनैलिटी। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। तो एक है जिसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्जेशन, और एक है न्यूरोकेटिज्म, और एक है साइकोटिज्म। ये एक अपने आप में तीनों चीज़ों से मिलकर PEN बनता है। तो ये भी एक पर्सनैलिटी का हम बोल सकते हैं एक हिस्सा है। तो हमारे तीनों ऑप्शन हो जाएंगे A, B एंड C। चलो भाई, पेपर बहुत लेंथी है, इसके लिए टाइम भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट ऑलमोस्ट डायगोनली अपोजिट SR बॉन्ड थ्योरी। ये जो है बुद्धि के विरुद्ध कारक एक ऐसा सिद्धांत, विकर्ण के विरुद्ध का सिद्धांत है। ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया, रेट सेट नेट, इनका सबका लेवल एक जैसा ही होता है, याद रखना इस बात को। तो ये है हमारी, इसको हम बोलते हैं GS थ्योरी, जनरल और स्पेसिफिक थ्योरी के नाम से इसको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट GS थ्योरी। 38 क्वेश्चन है हमारा, स्पोर्ट साइकोलॉजी असिस्ट एथलीट टू। स्पोर्ट साइकोलॉजी क्या असिस्ट करती है, क्या हेल्प करती है, खेल मनोवैज्ञानिक खिलाड़ियों के लिए क्या साझा करती है? मतलब बिल्कुल साइकोलॉजी का जो रोल है वो इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। तो कोप विद प्रेशर ना, इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज नो। ऑप्शन ए सही है। सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस में कि हमारे परफॉर्मेंस को साइकोलॉजिस्ट उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करने वाला है, उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर में रखते हुए उसकी ट्रेनिंग को चेंज कर दिया जाता है, और तभी जाके हमारा परफॉर्मेंस इनहेंस हो पाता है। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, याद रखना। साइकोलॉजी सब कुछ है। ऑप्शन हमारा हो गया ए, इम्प्रूव परफॉर्मेंस या इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस, इनहेंस परफॉर्मेंस। 39 क्वेश्चन की बात करता हूँ। 39 क्वेश्चन है हमारा, एग्रेशन इज अ स्टार्क रियलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। कहने का मतलब आक्रामकता जो होती है ये एक स्पर्धा खेल की अनिवार्य सच्चाई है। हर बिल्कुल एग्रेशन आता है, विदाउट एग्रेशन के कोई काम ही नहीं है आज की दुनिया में खेल की अगर हम बात करें। और कुछ गेम तो एग्रेशन वाले ही बने हैं। अगर मैं बात करूं कॉम्बैक्ट जो गेम होते हैं वो एग्रेशन वाले ही होते हैं। तो पहला ठीक है। चलो भाई, ट्रेनिंग ऑफ एथलीट्स कैन कंट्रोल द एग्रेशन। अगर हम ट्रेनिंग देते हैं किसी खिलाड़ी को तो बिल्कुल उसके एग्रेशन को कम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कोई आदमी एग्रेशन उसको समझाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, तो कोई अधिक मात्रा में एग्रेशन में आ रहा है तो उसको हम एग्रेशन को कम कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी कंडीशन आती है वहाँ ऑटोमेटिक एग्रेशन आ जाता है। जब मान सम्मान स्वाभिमान की जब बात आती है तो दबा के एग्रेशन आता है। जैसे बॉक्सिंग ले लो, किक बॉक्सिंग ले लो, कराटे ले लो, जूडो ले लो, पूरी जान लगाते हैं, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं। और एब्सोल्यूट जो स्ट्रेंथ होती है वो एक अपने आप में एग्रेशन को चिपका के चलती है, याद रखना।
तो हमारा 39 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म विजुअलाइजेशन रेफर टू इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। खेल मनोविज्ञान में विजुअलाइजेशन शब्द का अर्थ क्या है, इस पर लिख लो। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्रिएट मेंटल इमेजिंग ऑफ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन हो गया हमारा बी। 41 क्वेश्चन की मैं बात करूं। 41 इन फिजिकल एजुकेशन सिलेबस इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा में पाठ्यक्रम का निर्माण किस आधार पर किया जाता है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे हम बोल सकते हैं एक अपने आप में एरर लग रहा है, बट मुझे नहीं पता उन्होंने किस बेसिस पर वो इसका आंसर जो है इसको करेक्ट करेंगे। 41 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंटरेस्ट के बेसिस पर हम सिलेबस को ध्यान में रखते हैं। जैसी क्लास होगी उसी के आधार पर हम क्लास मतलब वो उसकी हम बोल सकते हैं जो बुक होती है, जो सिलेबस होता है उसमें उसी तरीके का मॉड्यूल तैयार किया जाता है। चलो बी ले लिया। आईक्यू लेवल, बिल्कुल। इमोशनल इंटेलिजेंस का वहाँ पर कोई रोल नहीं है। कैपेसिटी का भी वहाँ पर जो हम बोल सकते हैं कम मात्रा में उसका एक रोल है, उसकी क्षमता क्या है उसकी। तो इस कैपेसिटी तो हर चीज़ की होती है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी मान लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 42 क्वेश्चन है, मूवमेंट एजुकेशन इज एन सेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम स्पेशली ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल लेवल। मूवमेंट एजुकेशन छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, ऐसे करो। साइकोमोटर डेवलपमेंट पे काम करते हैं हम, याद रखना। मूवमेंट एजुकेशन बच्चों को बहुत ऐसी बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं कि बच्चा उनको अडेप्ट करना सीख ले। तो बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। आर पर आते हैं। मूवमेंट एजुकेशन प्रोग्राम आर डिजाइन टू हेल्प यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन के लिए नहीं है, ये एलिमेंट्री छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन कहाँ है, पहला सही है, पहला सही है। ए इज राइट, मतलब असर्जन जो है हमारा ए इज ट्रू और डी बिल्कुल। कौन सा क्वेश्चन है 42 का डी हो गया हमारा। चलो भाई चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर का लेवल देखें आप। चलो भाई क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन। भारत के अंदर मैं अगर बात करूं दक्षिणी एशिया के अंदर भारत की पहली संस्था थी जिन्होंने डीपीएड, इसको हम बोलते हैं डीपीएड और सीपीएड पहले चलते थे, और डीपीएड आज भी राजस्थान और हरियाणा में भी ये कोर्स चल रहे डीपीएड, शायद क्योंकि पॉलिसियों ने धीरे धीरे इसको ख़त्म कर दिया। डीपीएड डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन, सर्टिफिकेट फिजिकल एजुकेशन। तो ये कौन सी संस्था ने शुरुआत करी थी? YMCA, आप सब लोग जानते हैं, जो कि दक्षिण भारत में मद्रास में 1920 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। 44 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। इन जर्मनी हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश, यह फिलैंथ्रोपियम और नेचुरलिस्टिक स्कूल वेयर स्पोर्ट्स हेल्थ फिटनेस एक्टिविटीज वर अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम। जर्मनी में निम्नलिखित में से कौन था जिन्होंने फिलैंथ्रोपियम और प्राकृतिक शाला जहाँ स्वास्थ्य के लिए, खेल के लिए, फिटनेस के लिए ओपन करी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है जॉन बर्नेवेस्डो, ऑप्शन सी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने जिम्नास्टिक के कंसेप्ट को समझ लिया, इसकी ट्रेनिंग को समझ लिया, तो आप बहुत पैसा छाप सकते हैं। जिम्नास्टिक एक अपने आप में बड़ा डेंजर गेम, मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, तो पढ़ने का भी प्रयास करें। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें मुझे एरर लग रहा है, तो इस क्वेश्चन पर मैं जो है थोड़ा सा आपको अपनी प्रतिक्रिया दे सकता हूँ, रिएक्शन दे सकता हूँ। यूजिंग द कोड गिवन बिलो
मार्क द यार्डस्टिक यूज्ड बाय मोस्ट एजुकेशनिस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ करिकुलम कंटेंट। पाठ्यक्रम की सामग्री को नापने के लिए अधिकांश शिक्षाविद निम्न कोड्स का प्रयोग करते हैं। देखो रिलायबिलिटी तो बिल्कुल होनी चाहिए कि हमारे जो है, हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं तो वो कितना रिलायबल है, ये इसको मद्देनजर रखते हैं। वैलिडिटी तो एक अपना में बाद में वो कितना वैलिड हो पाता नहीं हो पाता, तो रिलायबिलिटी देखो दूसरा ऑप्शन रिलायबिलिटी है। फिर तीसरा मैं बात सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता। तो यहीं पे मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है कि इसका कितना बड़ा रोल है। और फोर्थ ऑप्शन चलो मिल भी जाएगा इसमें, जो मतलब 6 एलिजिबिलिटी को देखते हुए, तो यहाँ पर मुझे एरर लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब वो आंसर की बताएगी। और आंसर की के साथ साथ अगर आपके पास रेफरेंसेस हैं कि सर ये क्वेश्चन मैंने वहाँ देखा है और ये बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंसी ये चीज़, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मुझे बताना। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लंबे समय से गलत फॉलो करते रहते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो को मुझे नहीं पता कहाँ के लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ बायो मैकेनिक्स। एक हमारे हम बोल सकते हैं, देखो एमसीक्यू गलत हो सकता है, एमसीक्यू गलत हो सकता है, थ्योरी कभी गलत नहीं होती। प्रैक्टिकल से बनती है थ्योरी और थ्योरी से बनती है एमसीक्यू। तो जैसे सपोज दैट अगर हमसे भी कभी क्या होता है, हम पढ़ाते हैं बोर्ड पे भी देखते हैं, कैमरे पे भी देखते हैं, हर टीचर करता है, तो एमसीक्यू गलत टिक लग सकता है, गलत पढ़ भी सकता है, ये गलतियाँ हो सकती है। थ्योरी कभी गलत नहीं हो सकती। बट मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, कुछ लोग हैं जिन्होंने बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन को गलत बता रखा है। और हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऐसे मैं बात करूं 75% जूनियर हैं, उनको ये क्वेश्चन गलत ही पता है। और जब मैं पूछता हूं तो बोलते सर उस यूट्यूबर ने बताया था, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो गलत आ रहे हैं, उनकी मतलब कोई चैलेंज नहीं करता है, कोई पढ़ने का प्रयास भी नहीं करता है कि, तो अब मैं क्या ही बताऊं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि टाइप्स ऑफ बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन है हमारा। 46 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ एकेडमिक ईयर फॉर ऑल रिकॉग्नाइज्ड कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक्सक्लूसिव एग्जामिनेशन पीरियड एंड एडमिशन डे हैज़ बीन फिक्स्ड एज पर एनसीटी नॉर्म्स रूल्स। जो भी है कि एनसीटी के द्वारा परीक्षा अवधि को छोड़कर संबंधित शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि एक कितनी होनी चाहिए। लिख लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने 2016 के नेट के एग्जाम में देखा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। और बाकी वनडे एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम मुझे आज तक नहीं मिला। ये जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को चेक करते हैं कहाँ का, तो एक आइडिया लग जाता है ये क्वेश्चन हमने वहाँ देखा। आपको भी लग जाता होगा कि सर ये क्वेश्चन हमने वहाँ देखा। तो हमें कितने की ज़रूरत है? ऑप्शन ए 20, हम बोल सकते हैं 200। ऑप्शन ए। 47 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 है, बिल्कुल 7 है। With effect from 1995, the training of teacher in physical education for a various level of education has become a sole review। कहने का मतलब है कि 1995 में शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को शिक्षा के संपूर्ण रूप में पूर्ण परिधि का जो दिया था दर्जा जो भी है, तो ये है हमारा एनसीटी। आगे बढ़ते हैं। आपकी बीपीएड एनसीटी अप्रूव्ड है, आपकी यूनिवर्सिटी जो है, कॉलेज जो है, वो ही एक्सेप्ट माना जाता है। तो कभी भी कहीं से भी बीपीएड कर रहे हो, एमपीएड कर रहे हो, तो ये जरूर देखना। 48 क्वेश्चन है, अरेंज दी फॉलोइंग कैरिकुलम प्रोसेस इन अ करेक्ट सीक्वेंस। कैरिकुलम वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले आती है प्लानिंग। तो देख लो प्लानिंग कहाँ है, बी कहाँ है, बी किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन है हमारा डी। तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन डी हो गया। चलो भाई 49 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन है हमारा। यस, आउट ऑफ द फॉलोइंग कैरिकुलम मॉडल आइडेंटिफाई दोज हैव गेन मच पॉपुलरिटी एंड इम्पोर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन। निम्न पाठ्यक्रम मॉडल में उन्हें पहचानिए जिन्होंने शारीरिक शिक्षा में महत्व का लोकप्रियता प्राप्त की है। देखो सबसे पहले स्पोर्ट एजुकेशन, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले है हमारा स्पोर्ट एजुकेशन। इसके साथ साथ स्पोर्ट एजुकेशन हो गया, फिर हो गया मूवमेंट एजुकेशन मॉडल, जो भी मैं बता रहा था बच्चों के लिए।
दूसरा चौथा, फिर हो गया फिटनेस एजुकेशन, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। और इस क्वेश्चन पे भी मुझे थोड़ा संख्या में 2 क्वेश्चन बताए हैं आपको, बाकी आपकी आंसर की आपको बताएगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है यहाँ पे, वैसे कॉपरेशन लर्निंग मॉडल से कोई लेना देना नहीं, अंदर की चीज़ है, मतलब उसी के अंदर कि आप किसी को मूवमेंट एजुकेशन दे रहे हो तो वहाँ पर कैसे आपको कॉपरेट करना है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का कोई रोल नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली एक अपने आप में काम करती है। आप किसी को अच्छी तरीके से तभी सिखा सकते हैं जब आपके अंदर मानवता है, इंसानियत है। आप एकदम रूड बिहेवियर कर रहे हैं तो आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, पोलाइटली याद रखना। 50 क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा एक एरर है, वो भी अब देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन है, चलो। अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको मैच करना है। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी 1959 में बनी, बिल्कुल, चलो भाई ठीक है। अमृत कौर, ये भी 1953 में जिसने भी किया उसने पहले से ही मतलब उसकी डेट को लिख रखा है। लक्ष्मीबाई कॉलेज 1957 में बनी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड 57 बना। तो क्रोनोलॉजिकल अगर ऑर्डर में लगाएं तो सबसे पहले इसको लाएंगे हम, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो चौथा ऑप्शन ये रहा भाई, ये है। अब देखो एरर कहाँ दिख रहा है, चलो देख लेते हैं। चौथा हो गया। अब इसके बाद ये आना चाहिए 1953, तो यहाँ पर दूसरा नहीं है, तो इसीलिए इसमें मुझे थोड़ा सा एरर लग रहा है। बाकी आप डेट आप देख सकते हैं, तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि गलती ही होती, सब में गलती हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको 50 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए हुए होंगे। और फिर भी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, पार्ट 2 में मैं जल्दी मिलूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप भी इस वीडियो को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी भी एक कैपेसिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 45 मिनट, उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।